हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने आरएम क्लासेज में। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था महात्मा गांधी के बारे में कुछ तथ्यों को, और फिर आज हम लोग देखेंगे उनसे आगे जो भी तथ्य बचे हैं उनको देखेंगे और उन्हें भी याद रखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसका हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई। इनकी शादी जो हुई थी अल्पायु 13 वर्ष की आयु में हो गई थी। किनके साथ? तो कस्तूरबा गांधी के साथ। इनका शिक्षा जो हुआ था कॉलेज इनका कौन सा था? तो श्यामल दास कॉलेज था। और बैरिस्ट्री की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई लंदन इनर टेम्पल से की थी। ठीक है, आप लोग को ये बातें याद होगी। और इन्होंने किनका मुकदमा? तो एक व्यापारी थे, कौन? दादा अब्दुल्ला। उनका मुकदमा लड़ने के लिए महात्मा गांधी कहाँ गए? तो डरबन दक्षिण अफ्रीका गए। तो वहीं पे इन्होंने भारतीयों का जो हाल देखा, तो उन भारतीयों को सहायता के लिए वो वहीं पे रुक गए। और इसी सिलसिले में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस और फिनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की। तो ये सारी बातें आप लोग को याद होगी। इसी सिलसिले में महात्मा गांधी अफ्रीका में एक अखबार निकाले थे जिसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन के आप लोगों को याद रखना है कि उसके संपादक कौन थे? प्रथम संपादक? तो उसके प्रथम संपादक थे मनसुख लाल। आप लोग को ये सारी बातें याद होगी। अगर नहीं याद है तो आप लोग फिर से उस वीडियो को देखें और उन बातों को याद करने की कोशिश करें। हम लोग चलिए देखते हैं आज का क्लास। आप लोग इससे पहले क्या करें तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। और आने वाले एग्ज़ाम में जैसे अभी सचिवालय सहायक है, अपना बीपीएससी है, तो इन सब चीज़ों में बहुत ही मददगार सिद्ध होगी हमारी ये क्लास। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास जो हमारे महात्मा गांधी पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग देखिए गांधी जी जो थे वो जो अफ्रीका में जो भी काम किए उसे उन्होंने नाम दिया। क्या नाम दिया? तो निष्क्रिय प्रतिरोध। ये उनके द्वारा जो अफ्रीका में कार्य किया गया उसको नाम क्या दिया गया? निष्क्रिय प्रतिरोध। और यही आगे चल के गांधी जी ने इस शब्द को किस चीज़ से स्थापित कर दिया? तो इसको सत्याग्रह से विस्थापित कर दिया। किसको? तो निष्क्रिय प्रतिरोध। तो ये सत्याग्रह शब्द जो है वो एक्चुअली जब इंडिया में गांधी जी के द्वारा जो भी आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन में काम किए गए उस समय ये सत्याग्रह का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो निष्क्रिय प्रतिरोध का निष्क्रिय प्रतिरोध को जो है वो गांधी जी कहते थे राजनीतिक अस्त्र, जबकि सत्याग्रह को क्या कहा जाता था? तो नैतिक शक्ति। आप लोग को ये याद रखना है कि निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया? ये था एक अस्त्र और सत्याग्रह क्या था? तो नैतिक शक्ति था। ठीक है, देखिए सत्याग्रह का सही अर्थ क्या होता है? तो सत्याग्रह का सही अर्थ होता है किसी भी चीज़ को सत्य मान के किसी वस्तु के लिए आग्रह करना। मतलब आपको किसी से आग्रह करना है कि सत्य मान के, ठीक है, सत्य मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना ही क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। ठीक है, अब जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उस समय गांधी जी ने कुछ पुस्तकें पढ़ी जिनमें एक रस्किन की पुस्तक थी, जॉन रस्किन। तो जॉन रस्किन की पुस्तक का नाम था ऑन टू दिस लास्ट। ऑन टू दिस लास्ट आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? ऑन टू दिस लास्ट ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जॉन रस्किन। तो इनकी पुस्तक पढ़ी किन्होंने? गांधी जी ने। और इस पुस्तक से काफ़ी प्रभावित हुए।
एक तरह से गांधी जी बताते हैं कि उनका जीवन ही परिवर्तित हो गया इस पुस्तक को पढ़ने के बाद। तो गांधी जी के अनुसार क्या था, इस पुस्तक का संदेश था, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद गांधी जी को लगा कि इस पुस्तक का संदेश है, और वो संदेश क्या था, तो व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। मतलब व्यक्ति का कल्याण जो है वो सभी के कल्याण में निहित है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का आप कल्याण करते हैं तो उससे और लोगों का भी कल्याण होता है, ऐसा इस पुस्तक का क्या था, तो संदेश था। और यही इसी लाइन को आप कह सकते हैं आधार मान के गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया। सर्वोदय का मतलब क्या होता है, सभी का सभी तरह से विकास, सभी का सभी तरह से विकास ही क्या कहलाता है, सर्वोदय कहलाता है। तो इस पुस्तक से प्रभावित होकर ही गांधी जी ने सर्वोदय शब्द की क्या की, तो प्रतिपादन किया सर्वोदय का। ठीक है। अब उस टाइम में गांधी जी और भी लेखक थे जिससे गांधी जी प्रभावित हुए, जैसे कि एक तो रस्किन थे ही, दूसरे थोरो, और तीसरे कौन थे, तो टॉलस्टॉय। तो इन तीनों के विचारधारा से गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे। तो देखिए इन लोगों से गांधी जी ने क्या सीखा उस समय। तो गांधी जी रस्किन से शारीरिक पारिश्रमिक, तो क्या सीखा, शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है क्या, तो क्या याद रखना है, तो शारीरिक परिश्रम का आदर करना किससे सीखा, तो रस्किन से। ठीक है। थोरो से क्या सीखा, थोरो से, तो थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा ली। अब एग्जाम में डायरेक्ट ही आ जाता है कि सविनय अवज्ञा और करबंदी ये गांधी जी ने कहाँ से लिया है या कहाँ से सीखी है। तो ये सविनय अवज्ञा और करबंदी जो है वो गांधी जी ने थोरो से सीखा है या थोरो की पुस्तक से इन्होंने लिया है। ठीक है। अब देखिए टॉलस्टॉय से गांधी जी उनके एक वाक्य से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, और वो वाक्य था कि ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है। जो ईश्वर हैं वो उनका राज्य जो है वो आपके भीतर है। तो ये वाक्य से गांधी जी इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इससे क्या किया, तो अहिंसा और असहयोग का मतलब अहिंसा और असहयोग जो गांधी जी की एक तरह से आप कह सकते हैं कि नीति थी, तो वो कहाँ से सीखी, तो इसी वाक्य से, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, यहीं से उन्होंने इस चीज़ की अवधारणा बनाई। और ये किन की थी, तो टॉलस्टॉय। तो आप लोग को ये बातें याद रखनी है क्योंकि इन तीनों से कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट ही एग्जाम में आ जाते हैं। तो आप लोग को याद रखना है शारीरिक परिश्रम का आदर करना रस्किन से, सविनय अवज्ञा और करबंदी ये कहाँ से सीखी, तो ये सीखी इन्होंने थोरो से, और अहिंसा और असहयोग ये कहाँ से, तो टॉलस्टॉय। ये बातें आप लोग को याद रखनी है। अब गांधी जी की सत्याग्रह हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। तो गांधी जी जो थे वो जो हड़ताल जो होती है उसको गांधी जी सबसे अंतिम चरण मानते थे कि अगर कहीं से कोई उपाय नहीं निकल रहा है तब हम लोग हड़ताल करेंगे। ये सबसे आखिरी अस्त्र गांधी जी का था। ठीक है। लेकिन सबसे प्रभावी वो किसको मानते थे, तो उपवास जो था, उपवास को गांधी जी सबसे प्रभावी मानते थे कि उपवास करने से ही किसी भी चीज़ में, आंदोलन में उपवास अगर हम रखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी सिद्ध होगा। और इसी उपवास को उन्होंने एक संज्ञा दी कि इसको अग्निबाण कहा। अग्निबाण किसको कहा, तो उपवास को। ठीक है। उपवास को कौन सी संज्ञा दी, तो अग्निबाण की। अब देखिए गांधी जी जो थे उस सत्याग्रह का उद्देश्य, गांधी जी की जो सत्याग्रह थी उसका एक उद्देश्य था, और वो उद्देश्य क्या था, तो शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तित कर अपने अनुकूल बना लेना। मतलब अगर आपका कोई शत्रु है तो उसको आप
ज़बरदस्ती नहीं मनाइए, उसको ऐसा कीजिए कि वो क्या करे, उसको हराना नहीं है, वो क्या हो तो आपसे इतना प्रभावित हो जाए कि उसका जो व्यवहार था वो चेंज हो जाए, वो आपके मतलब आप जैसा चाहें वैसा वो बन जाए। तो शत्रु को पराजित नहीं करना बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना ही क्या है तो सत्याग्रह का उद्देश्य है। ठीक है। गांधी जी ने परिवार नियोजन, अब परिवार नियोजन जो था उसका सर्वोत्तम उपाय गांधी जी क्या बताए, ये हम लोग के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गांधी जी का परिवार नियोजन का सर्वोत्तम उपाय क्या था। तो आप लोग को याद रखना है कि गांधी जी के परिवार नियोजन का सर्वोत्तम उपाय जो था वो था आत्मनियंत्रण, मतलब सेल्फ कंट्रोल। आप लोग किसी भी चीज़ को आप लोग अगर अपने सेल्फ कंट्रोल में रखते हैं तो आप उसमें बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के टाइम में अगर हम लोग आत्मनियंत्रण रखें तो हम लोग ज़्यादा चीज़ों को याद कर सकते हैं और ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एकाग्रता नहीं बना के रखेंगे तो हमारा पढ़ाई जो है वो बाधित हो जाता है। तो यही चीज़ इनका भी कहना था कि परिवार नियोजन भी एक तरह से आत्मनियंत्रण अगर रखा जाए तो वो परिवार नियोजन की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए परिवार नियोजन का सर्वोत्तम उपाय गांधी जी ने क्या बताया तो आत्मनियंत्रण बताया। ठीक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान गांधी जी के साथ जो भेदभाव हुई थी, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जब ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ था कि गांधी जी के साथ भी भेदभाव किया गया था। इनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट रहते हुए भी इन्हें प्रथम श्रेणी से निकाल के सामान्य कोच में डाल दिया जा रहा था। लेकिन गांधी जी भी क्या कर रहे थे तो सामान्य कोच से प्रथम श्रेणी में आ जा रहे थे। तो इस कारण इनको क्या किया गया, एक स्टेशन का नाम है पिट्समारिट्सबर्ग, यहाँ पे क्या किया गया पीटरमारिट्सबर्ग में क्या किया गया, गांधी जी को रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया। ठीक है। तो आप लोग को ये याद रखना है स्टेशन का नाम, और स्टेशन का नाम क्या है पीटरमारिट्सबर्ग। ठीक है। चलिए देखिए, गांधी जी जो थे वो कुटीर उद्योग को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देते थे, और उस कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का कारण क्या था उनका, तो उनका मानना था कि गरीब और जो शोषित लोग हैं तो उनका सामाजिक और आर्थिक उद्धार हो सकता है, उत्थान हो सकता है इस कुटीर उद्योग से। तो इसलिए गांधी जी क्या करते थे तो कुटीर उद्योग पे जोर डालते थे। ठीक है। और गांधी जी का एक कहना था कि कभी भी गलत साधन जो है वो हमें सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकता। ये गांधी जी का कहना था क्या कि गलत साधन कभी भी हमें सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकती। तो ये बातें को आप लोग याद रखेंगे। एक बार आप लोग फिर से इसको देख लें, रिवीजन कर लें। तो देखिए, गांधी जी जो अफ्रीका में जो काम किया उसका नाम क्या दिया गया तो निष्क्रिय प्रतिरोध, और उसी को बाद में परिवर्तित करके क्या कर दिया गया तो सत्याग्रह। अब सत्याग्रह को क्या कहा जाता है तो सत्याग्रह को नैतिक शक्ति और निष्क्रिय प्रतिरोध को राजनैतिक अस्त्र कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद सत्याग्रह क्या था, किसी भी चीज़ को सत्य मान के किसी वस्तु के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह है। ठीक है। और गांधी जी रस्किन की पुस्तक पढ़े थे जिसका नाम है ऑन टू दिस लास्ट। ठीक है। और इससे वो प्रभावित होकर उन्होंने क्या दिया, उस पुस्तक का एक संदेश दिया, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ठीक है। गांधी जी 3 लोगों से प्रभावित थे, रस्किन, थोरो और टॉल्स्टॉय। तो रस्किन से इन्होंने क्या सीखा तो शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा, थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी। ठीक है। और टॉल्स्टॉय से इन्होंने क्या सीखा तो एक तरह से कह सकते हैं अहिंसा और असहयोग। ठीक है। हड़ताल जो था वो गांधी जी का सबसे अंतिम अस्त्र था, और उपवास जो है वो सबसे प्रभावी। उपवास को इन्होंने अग्निबाण की संज्ञा दी। ठीक है। सत्याग्रह का उद्देश्य इन्होंने क्या दिया तो शत्रु को पराजित किए बिना ही उसका हृदय परिवर्तन कर अपने अनुकूल बना लेना ही सत्याग्रह बताया
गांधी जी ने, ठीक है। अब परिवार नियोजन को गांधी जी ने क्या कहा? परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय जो है गांधी जी ने बताया आत्मनियंत्रण जो है वो सर्वोत्तम उपाय बताया। और गांधी जी को किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? तो गांधी जी को पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से फेंका गया था ट्रेन से, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखनी है। और गांधी जी कुटीर उद्योग को बढ़ावा देते थे। क्यों बढ़ावा देते थे? तो जो गरीब लोग थे और शोषित लोग थे तो उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके, इसलिए वो चाहते थे कि कुटीर उद्योग आगे बढ़े, ठीक है। और गांधी जी का मानना था कि कभी भी गलत साधन हमें सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकती, ये गांधी जी का मानना था, ठीक है। तो और हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। और ये देखते हैं कि गांधी जी जब अफ्रीका से इंडिया आए, तो इंडिया कब आए गांधी जी? तो इंडिया आए 9 जनवरी 1915। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। और भारत आए तो इसी दिन से हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। आप लोग को ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाई जाती है? तो 9 जनवरी को। और क्यों मनाई जाती है? तो इसी दिन गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए हम लोग इसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। आप लोग को ये याद रखना है। अब ऐसा नहीं है कि गांधी जी अफ्रीका से एक ही बार 1915 में वापस आए थे। गांधी जी 1901 में भी आए थे और उस समय उन्होंने कांग्रेस का एक अधिवेशन था कलकत्ता में, तो उसमें भाग लिया था। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो दीनसा वाचा उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। तो आप लोग को ये बातें भी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए, गांधी जी जब वो वापस आए तो गांधी जी किन से मिले? गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके राजनीतिक गुरु थे। तो उन्होंने गांधी जी को सलाह दी। क्या सलाह दी? तो 1 वर्ष तक जो है वो गांधी जी को सलाह दी। क्या? आप लोग को मैं लिख के बता रहा हूँ। तो देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इन्होंने गांधी जी को 1 साल क्या सलाह दी? तो कान बंद, खुले कान और बंद मुंह के साथ, खुले कान और बंद मुंह के साथ भारत भ्रमण करने की सलाह दी, ठीक है। आप लोग को ये याद रखना है। क्या याद रखना है? तो महात्मा गांधी को किन्होंने सलाह दी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कि 1 साल तक आप क्या करें? तो मुंह को बंद रखें और कान को खुला रख पूरे भारत की यात्रा करें और स्थिति को देखें और उन स्थिति से अवगत हो, ठीक है। ये बातें आप लोग को याद रखनी है। गांधी जी ने भारत में अपना पहला जो है जन भाषण ये कब दिया? तो गांधी जी पहला जन भाषण कब दिए ये? तो जब बनारस विश्वविद्यालय 1916 में क्या हुआ? 1916 में बनारस विश्वविद्यालय, ठीक है। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में इन्होंने
क्या किया, तो भाषण दिया। पहला उनका ये जन भाषण था, ठीक है। तो जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था तो इसी में 1916 में गांधी जी ने जन भाषण दिए थे, ठीक है। अब देखिए कि महात्मा गांधी को माउंटबेटन जो थे वो महात्मा गांधी को वन मैन आर्मी, माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन आर्मी की संज्ञा दी, ठीक है। और उन्होंने, ठीक है, अब उन्होंने और क्या कहा, इसी को एक और चीज़ कहा जाता है कि वन मैन बाउंड्री फोर्स, ठीक है। तो वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा किन्होंने दी, तो माउंटबेटन ने, किनको, महात्मा गांधी को, ठीक है। अब क्या हुआ, तो इनका कहना था कि जो काम 50,000 बंदूकधारी नहीं कर सकते वो काम गांधी जी ने अकेले कर दिया। ये किनका स्टेटमेंट था, तो माउंटबेटन का स्टेटमेंट था, ठीक है। अब देखिए गांधी जी को हम लोग राष्ट्रपिता भी कहते हैं। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन्हें राष्ट्रपिता कहा गया। और 6 जुलाई कब, तो 6 जुलाई 1944 को, 6 जुलाई 1944 को वो एक रेडियो से, जो कौन सा रेडियो था, तो आज़ाद हिंद रेडियो, तो आज़ाद हिंद रेडियो से 6 जुलाई को सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध प्रारंभ हो चुका है और हम इस पवित्र युद्ध में क्या है, तो राष्ट्रपिता की आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। ये किनके द्वारा कही गई, तो ये कही गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्या, कि भारत की स्वाधीनता का युद्ध शुरू हो चुका है और इस पवित्र युद्ध में हम राष्ट्रपिता की आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए 30 जनवरी 1948, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था, आप लोग देखिए। तो इस दिन क्या हुआ था, इस दिन नाथूराम गोडसे ने क्या की, तो गोली मार के हत्या कर दी, किनकी, तो महात्मा गांधी की। ये भी आप लोग को याद रखना है। अब जब इनकी हत्या हो गई तो इस चीज़ को पूरे देश को बताने के लिए जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आए और उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने संबोधित किया और कहा क्या, हमारे जीवन से प्रकाश जो है चला गया, हमारे जीवन से क्या हुआ है, प्रकाश चला गया है और हमारे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहे। तो ये किनके द्वारा कही गई, तो ये कही गई अपने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ये बात कही गई कि हमारे राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे वो अब हमारे बीच नहीं रहे। तो आप लोगों को ये सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। तो और सारी घटनाएं जो गांधी जी के टाइम में हुई, जैसे कि
1917 से 1947 का काल जो है वो कहा जाता है कि गांधी युग था। तो इस बीच में जो सब घटनाएं हुई, जैसे कि चंपारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारी घटनाएं भी हुई। तो ये सारी पॉइंट भी हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और उसमें जो गांधी जी के द्वारा योगदान दिया गया है तो उनको भी हम लोग देखेंगे और फिर उन्हें भी हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, उन सारे पॉइंटों को। तो आप लोग के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने बता दिए हैं और इसे आप लोग याद करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकॉन को दबा लें ताकि नई वीडियो जब भी आए तो आप उसका फ़ायदा ले सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।